फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पढ़ के बताना, जब सारे लोग क्वेश्चन पढ़ ले तो जरूर बताइएगा। हाँ जी, कुछ क्लैरिटी आई है इसमें? नहीं बताओ जल्दी। जो प्लेट्स हैं उनके बीच में कंडक्टिंग लिक्विड है जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मैं कंडक्टिंग लिक्विड की रेजिस्टिविटी रो, प्लेट एरिया, बाकी सब स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इनके बस दो मेन पॉइंट है। जो लिक्विड है वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द प्लेट्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो मान लेते हैं कि जो ये लिक्विड है ये बाहर के साइड, मतलब डायमेंशन b के पैरेलल, b वाले डायमेंशन के पैरेलल में लिक्विड की एक वेलोसिटी v मान लेते हैं, इसके b के पैरेलल। और उसमें एक क्वेश्चन में एक और चीज कही गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो भी हमारी प्लेट्स के पैरेलल है, लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो L के पैरेलल होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन L के पैरेलल है और वेलोसिटी डायमेंशन B के पैरेलल है। इस तरीके से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हो गए और प्लेट के पैरेलल भी हो गए। जो क्वेश्चन में कहा है वही वही चीज डायग्राम बना रहे हो आप, कुछ नया नहीं। तो इसमें थोड़ा सा चाहेंगे डिस्कस करना है यार, कुछ अगर आप तो सजेस्ट कर पाओ, किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा हो। कंडक्टिंग लिक्विड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके अंदर वो मूव कर रहा है, ये तीन पॉइंट्स कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। कंडक्टर, सर कंडक्टिंग सर फ्लूइड जो हो कंडक्टिंग जाएगा लिक्विड है तो सर इसके पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ ठीक है। सर और कुछ याद दिलाऊं? सर फोर्स लगने से मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा तो सर मतलब वो सेपरेट टाइप के हो जाएंगे। ठीक है फिर। और सर अगर सेपरेट हो रहे हैं तो सर उससे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के समराइज करें तो कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तीन बातें याद रखें ना। कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एक टॉपिक पढ़ते थे आप इसमें, कंडक्टिंग वायर्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो वहां पर एक ईएमएफ जनरेट कराते थे, मोस्टल ईएमएफ। और अगर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और सब कुछ परपेंडिकुलर होता था तो मोस्टल ईएमएफ का एक एक्सप्रेशन भी आता था, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। यहाँ ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में आता है अगर आप नोटिस करें तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन, हाँ एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये था, मतलब बिल्कुल सही बोला कि एक्चुअल फॉर्मूला जो था ईएमएफ का वो ये नहीं था, एक्चुअल फॉर्मूला था V क्रॉस B एंड डॉट L। तो ईएमएफ हमेशा इस तरफ आएगा, V क्रॉस B। जो V क्रॉस B होता है इसी के पैरेलल में ईएमएफ आती है। इसमें V क्रॉस B कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। वेलोसिटी स्मॉल v के पैरेलल है और ये आप चेक करके बताओ V क्रॉस B राइट वाले प्लेट की तरफ आएगा या लेफ्ट? लेफ्ट। तो V क्रॉस B लेफ्ट है, मतलब कि लेफ्ट प्लेट पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस होगी और राइट प्लेट पर एक नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस होगी। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पर उसकी वैल्यू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि d, VB इनटू डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द टू टर्मिनल्स, VBD ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ टॉपिक वही। और अब इस पूरे अरेंजमेंट को आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में लेके जाओ, इसको पूरे को इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम एक बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी ईएमएफ की वैल्यू VBD हो गई। और दूसरा चीज और भी होगा, बिकॉज जब ये लिक्विड कंडक्टिंग है, इसकी रेजिस्टिविटी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस भी है जो कि एक तरीके से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बिटवीन द टू प्लेट्स, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और वो एज रेजिस्टिविटी
रो क्या फिर से बोलना, रो इनटू D सर हाँ रो रो इनटू डी by by S. resistivity into this length between the plus and minus terminal upon the cross sectional area कैपिटल S। ये एज इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर अलग से लगा रखी है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट ऐड करिए। किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम पावर लाने की जो कंडीशंस हैं वो कौन सी है? मैक्सिमम पावर स्मॉल आर R इक्वल टू कैपिटल आर। capital R. हाँ, तो यही क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर। At what value of capital R is the generated power the highest and what is this highest power equal to? तो इस R में मैक्सिमम पावर के लिए आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी कि मैक्सिमम पावर तब होगी जब कैपिटल R बराबर रो इंटू डी बाई कैपिटल एस। और मैक्सिमम पावर कितनी होती है? तो मैक्सिमम पावर इज बेसिकली EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर की वैल्यू ये चीज। तो रो डी बाई एस इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें पहले वाले में? नो सर। राइट, ठीक, चलिए मूव करो सेकंड क्वेश्चन पे। ये सब वर्ड स्ट्राइकिंग होने चाहिए यार, कंडक्टर, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए यार। EMF आने वाला है इसके अंदर, क्वेश्चन EMF और सर्किट्स का है। सेकंड क्वेश्चन देखते जरा क्या होगा इसका आंसर यार। टाइम दे रहे हैं आप, तो रीड करो पहले क्या होगा। तो इसमें इन्होंने जो दिया है ना कि एक सोलेनॉइड है, उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन, रेडियस, अंदर एक रिंग रखी गई है, रिंग का रेडियस स्मॉल है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और सोलेनॉइड को किसी EMF से कनेक्ट करना है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का दे रखा है। अब इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ना कि इस क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हैं आपके, कई सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं। सबसे पहला, जब आप स्विच बंद करोगे, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, जैसे ही स्विच बंद करेंगे कुछ करंट मान लिया आई फ्लो करना स्टार्ट करेगी, बट जो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस, वो करंट की ग्रोथ को रेजिस्ट करेगा। पहला पॉइंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद करते हैं एक बार करके। सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस मेमोरी बेस है उसका, रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो डिराइव करो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर पाई उसके रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। यहाँ से मालूम चल जाएगा हमारी प्रिपरेशन कैसी है। सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस, और क्लास के टाइम पर भी कहा गया था कि सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा याद रखिए। इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बी उसका रेडियस दे रखा है, एन उसकी लेंथ। तो सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस है, प्लस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बाहर वाला सर्किट है उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्किट इज कैपिटल आर, यानी कुल मिला करके ये बन गया LR सर्किट। सोलेनॉइड, बैटरी, रेजिस्टेंस, LR सर्किट हो गया ये। तो जो करंट है सोलेनॉइड में जाएगा, पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप, करंट इन दिस सोलेनॉइड, LR सर्किट वाला फॉर्मूला, करंट I इक्वल्स टू V by R ब्रैकेट 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t अपॉन द टाइम कांस्टेंट, वेयर टाइम कांस्टेंट। हाँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, बिकॉज कंसेप्ट पता है लेकिन फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आंसर नहीं आएगा। मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस रिवाइज हुआ, LR सर्किट में करंट का फॉर्मूला रिवाइज हो गया ना। उसके बाद जब सोलेनॉइड में करंट की ग्रोथ होगी तो सोलेनॉइड की वजह से रिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना, बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड इस रिंग के अंदर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि EMF इंड्यूस होगा रिंग के अंदर भी।
और आइडियल सोलेनोइड्स के लिए हम लोग ये मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ सोलेनोइड के अंदर एग्जिस्ट करती है, और जिस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखाई जा रही है बोर्ड के ऊपर, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड जाएगी। और आइडियल सोलेनोइड्स में मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगी वो इस रिंग से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग प्रोड्यूस करेगा, रिंग नहीं सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड की वजह से प्रोड्यूस होगी वो म्यू नॉट स्मॉल एन और करंट इन द सोलेनोइड, जो कि वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि v अपॉन r 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई टाइम टाउ। सोलेनोइड में एक टाइम डिपेंडेंट करंट है, जिस वजह से एक सोलेनोइड जो है वो एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड जब रिंग के सरफेस से जाएगी तो यहाँ पर एक टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसके चेंज होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ आएगी। तो चौथा पॉइंट, ईएमएफ जो रिंग में प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड माइनस डी5 बाई dt में माइनस साइन को हटा देते भी, माइनस लेंज लॉ की वजह से था, वो हम अलग से देख लेंगे, सिंपली डी बाई dt ऑफ द फ्लक्स। तो डी बाई dt और फ्लक्स जो रिंग से पास होगा, और रिंग से जो फ्लक्स पास होगा, एरिया ऑफ रिंग पाई ए स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो उस रिंग से पास हो रही है वो सोलेनोइड वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बीएस, और रिंग की ईएमएफ को डिवाइड कर लीजिए रिंग के रेजिस्टेंस स्मॉल आर से, तो रिंग की करंट भी आ जाएगी, मतलब इतना करंट रिंग में फ्लो कर रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। जितना मैग्नेटिज्म में जानती हूँ वो सब इस क्वेश्चन में आने वाला है, जितना भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ तक ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस समझ में आ रहा है कि क्या होगा, स्विच बंद करने पर करंट की ग्रोथ होगी, करंट की ग्रोथ होगी तो एक टाइम डिपेंडेंट, मतलब एलआर सर्किट के हिसाब से करंट की ग्रोथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स चेंज हो रहा है रिंग में, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से इसमें करंट भी इंड्यूस होगी, जो कि लेंज लॉ से निकाला जा सकता है कि किस तरफ इंड्यूस होगी। तो ये थोड़ा आप लोग बताओ, क्या जिस तरीके से सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रही है वैसे ही यहाँ पर फ्लो होगी, या फिर इसके अपोजिट वे में फ्लो करेगी रिंग के अंदर? अगर सोलेनोइड में करंट ग्रो कर रही है, तो करंट की ग्रोथ हुई है, तो रिंग में जो करंट आएगी बताएं, अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज दिखाएं या फिर एंटी, मतलब इसके सिमिलर दिखाएंगे करंट या फिर इसके अपोजिट करंट दिखाएंगे रिंग में? लगाओ जरा अपना रेंज लो। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो पांचवा कंसेप्ट आपने लेंज लॉ भी यूज किया, मतलब एक भी वीक कंसेप्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम, लेंज लॉ का एप्लीकेशन जिसकी वजह से आप इसमें करंट निकालोगे ना। 6 पॉइंट, रिंग में उन्होंने पूछा है, रिंग में कि जो फोर्स आएगी, बात अल्टीमेटली फोर्स की हो रही है, फिर रिंग पे एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पहले तो पॉइंट ये आ रहा है कि रिंग में फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि जो सोलेनोइड है वो तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। आइडियल सोलेनोइड की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी क्लोज लूप के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। मतलब अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन द रिंग दैट इज 0, बिकॉज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और किसी भी क्लोज करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दीजिए, 0 फोर्स आ जाएगी, टोटल फोर्स 0 आएगी। बट उन्होंने टोटल फोर्स पूछा ही नहीं है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ो तो उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि रिंग पे टोटल फोर्स कितना होगा। कौन सा फोर्स पूछा है उन्होंने रिंग पे? रेडियल रेडियल तो पूछा है, लेकिन पूरे रिंग पे पूछा है कि उसकी यूनिट लेंथ पे पूछा है? यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे। लैंग्वेज का गेम। टोटल फोर्स ऑन द रिंग इज 0 एंड उसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और लूप है, तो कंसेप्ट ही होता है कि आंसर 0 आएगा, बट क्योंकि वो यूनिट लेंथ का पूछ रहे हैं तो टेंशन इज गोस टू IBR। हाँ राइट। तो अब आप क्या करोगे, राइट मोस्ट साइड से, मान लीजिए हम इसका सारा व्यू राइट हैंड साइड से लें, अगर मतलब यहाँ से अगर हम व्यू करें तो हमारा व्यू कैसा आएगा? अगर हम सोलेनोइड को राइट साइड से देखें तो एक रिंग दिखेगी,
राइट साइड से व्यू करने पर, मतलब इस साइड, इस वाले एंड से व्यू करने पर ये करंट आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो दिखेगी वो अगर हम इस साइड से खड़े होकर देख रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द सरफेस, यानी कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस के थ्रू दिखा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और एचसीबी में भी इसका क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर लूप रखा जाता है तो इसके अंदर एक टेंशन फोर्स आती है, और जिसको निकालने के लिए आप ये वाला कंसेप्ट लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के थ्रू दिखा रहे हैं, क्या करेंगे कि हम रिंग का एक डिफरेंशियल सेगमेंट चूज करें आप, और डिफरेंशियल सेगमेंट इन दिस रिंग डीएल लेंथ का मान लेते हैं। विजिबल तो है आप लोगों को कि नहीं, मतलब क्लैरिटी है डायग्राम से? Yes, sir. यस है ना, ठीक। तो ये आप क्या करोगे कि डीएल लेंथ चूज कर रहे हैं, डीएल लेंथ मतलब ये टोटल एंगल डी थीटा बन रहा है, और फोर्स ऑन अ वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आई एल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी। चेक करिएगा जरा फोर्स की डायरेक्शन क्या बन रही होगी, करंट जो फ्लो कर रहा है उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन ऊपर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, एल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगाते हो। चेक करो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी किधर आएगी, टुवर्ड्स सेंटर, तो Radially -9 inward. तो रेडियली इनवर्ड फोर्स आएगा जिसको डीएफ कहेंगे, और ये डीएफ अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो डीएफ है वो होगा, एक सेकंड थोड़ा सा इसको सेट कर दें, स्पेस कम पड़ रही है। तो डीएफ इक्वल्स टू करंट इन द रिंग विच इज आई इंटू रिंग, आई ऑफ रिंग इंटू उसकी लेंथ डीएल जो कि रेडियस इंटू एंगल, रेडियस उसका स्मॉल ए था, ए इंटू डी थीटा, या फिर सीधा सीधा लेंथ लिख दें अगर तो डीएल, आई इंटू डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड बाय द सोलेनाइड बी ऑफ सोलेनाइड आई एल बी, और हमें को फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया, यानी कि डीएफ बाई डीएल पूछा गया है क्वेश्चन में। तो डीएफ बाई डीएल का मतलब हो गया आई ऑफ रिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, आई रिंग इनटू बी सोलेनाइड, और आई रिंग ये है, करंट इन द रिंग का मतलब ये चीज, तो आई ऑफ रिंग का मतलब हो गया दिस वैल्यू पाई ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, पाई ए स्क्वायर बाय स्मॉल आर, और डी बाई डी टी ऑफ बी सोलेनाइड, और एक बी सोलेनाइड पहले से है तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, बी सोलेनाइड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बी सोलेनाइड, ये आता है रेडियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अभी बी सोलेनाइड ये है, इसको भी रखना है अभी तक। है नहीं पूरा मैग्नेटिज्म इसके अंदर, यस सर, ऑलमोस्ट जितना कुछ जाना, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में जितना आप जानते होंगे लगभग सब यूज हो जाएगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं वो अपने आप में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने जा सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ पाई ए स्क्वायर बाई स्मॉल आर इनटू बी ऑफ सोलेनाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय द सोलेनाइड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड बी एस। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट लेंथ के मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं। मतलब अभी एक कैलकुलस का स्टेप बचा हुआ अभी। यहाँ तक सब छाप लिया कि नहीं, अभी बचा है कुछ? छाप लिया पूरा? यस बताओ फिर, अब बताओ आगे क्या करेंगे। बी सोलेनाइड इंटू डी बाई डी टी ऑफ बी सोलेनाइड, एंड बी सोलेनाइड ये यहाँ लिखा है म्यू नॉट एन वी बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये वहां रखना अभी, तब जाकर के आपका रेडियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो वो कुछ शायद ऐसा बन जाएगा, देखते हैं अगर इसको ट्राई करते हैं क्या बन रहा होगा आंसर में।
मतलब कि df बाई dl म्यू नॉट, देखिए पाई ए स्क्वायर बाई आर, हालांकि ये काम तुमको खुद कर लेना चाहिए यार, पाई ए स्क्वायर बाई आर इंटू बी सोलेनाइड म्यू नॉट एन वी बाई आर। क्या इसका स्क्वायर नहीं कर सकते डायरेक्टली यार, क्योंकि एक बार बी सोलेनाइड भी रखना है और उसका डेरिवेटिव भी रखना है, तो यस मेरे ख्याल से सर। यहाँ तो स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में सर 1/टाउ आएगा और e की पावर -t/टाउ। e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का टर्म यहाँ पर आएगा, एंड माइनस e टू द पावर माइनस यस सर सही है। 2t यस बाई सर टाउ, सही। और एक टाउ बाहर आएगा। बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. तो df बाई dl, और वो टाउ निकालने के लिए भी लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज टाउ निकालना है तो L बाई आर करना है, L पता होना चाहिए, सेल्फ कंडक्टेंस क्या होती है सॉलिड की, मतलब गुंजाइश कहीं भी नहीं है आपको। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी ये नहीं कर सकते कि भाई हमारा काम चल जाए। दिस इज रेडियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके मैक्सिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे। रेडियल फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैक्सिमाइज करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन जीरो करके, अब आप बताओ कौन से टाइम पर मैक्सिमम आएगा, वो टाइम की वैल्यू। नहीं हो पाएगा इसके आगे, How will हो it जाएगा। be? टाउ ln2 आएगा आंसर, देखिएगा जो वैल्यू ऑफ टाइम आएगी वो टाउ ln2। टाउ यस ln2 सर वो आ गई। टाइम, हाँ तो ये वो टाइम है जब फोर्स मैक्सिमम होगा, और मेरे ख्याल से टाइम पूछा नहीं है, मैक्सिमम फोर्स पूछा उन्होंने, तो सर तो पहले तो उसमें टाइम वैल्यू निकले। रखनी पड़ेगी सर। हाँ रखनी पड़ेगी, सोचिए कितना खतरनाक क्वेश्चन। लगातार असाइनमेंट्स में अगर तुम लोग देख रहे होगे तो मैं ईएमआई के क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस में ले रहा हूँ रिवीजन में, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आती भी है। आप एक काम करते हैं, सुनो कुछ क्वेश्चंस और हैं भी, देखिए थोड़ा सा सीक्वेंसिंग चेंज कर रहे हैं, अभी काम करेंगे ना। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन छोटा है तो इतने दिन में पढ़ तो लिया ही होगा तुमने। यस सर। अब चलिए अप्रोच पर डिस्कस कर लेते हैं क्या करना चाहिए।
वेट कर रहे हैं, जो भी आप लोग को लगता है बोलो, उसको डिस्कस करो, मतलब सही गलत जो भी पता दिमाग में थॉट आ रहे हैं ना, सर ऐसे मेरे करना को चाहिए लगता है वैसे। सर टेम्परेचर चेंज ही कैसे होगा सर, क्योंकि वो तो उसने कवर ही कर तो दिया चेंज हो मेंटेन कहाँ तो। रहा है, टेम्परेचर चेंज हो कहाँ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो। जो टेम्परेचर तो 500 केल्विन पर मेंटेन किया हुआ, देखो तो आप सेकंड लाइन। हमारे हिसाब से क्वेश्चन आप एक बार फिर से, मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से पढ़ के देखो, आप जल्दीबाजी नहीं है। तो जैसे एग्जाम में बैठे होते तब भी तो यही काम करते, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ते कि नहीं पढ़ते, उसके बाद या तो अटेम्प्ट करते या छोड़ देते। अरे भैया बता दो, लोग सही गलत में फिर जो चलो एक ने बता दिया उनकी मिस्टेक आई, बाकी लोग डिस्कस करके बताओ। सर ये शेल जो है वो एनवलप और ब्लैक एंड स्फीयर के बीच का एरिया है। हम्म। शेल का मतलब यार स्पेस स्टेशन का जो बाहर का कवर है, मतलब स्पेस स्टेशन अगर स्फीयर है तो आउटर सरफेस उसकी, ये जो स्पेस स्टेशन है ना, इसकी बाहर वाली सरफेस को ब्लैक कर दिया है, मतलब आउटर सरफेस एक ब्लैक बॉडी का काम कर रहा है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन है। उसको मैं फिलहाल तो T1 मानता हूँ, T1, बट ये 500 दे रखा है, 500 केल्विन और मेंटेन है वो। और ऑलमोस्ट सेम रेडियस के एनवलप के साथ इसको बंद किया गया है, एक एनवलप लगाया है जो कि ऑलमोस्ट सेम रेडियस का है, मतलब एग्जैक्टली सेम रेडियस नहीं है, लगभग सेम रेडियस का है, थोड़ा सा मार्जिनल गैप होगा इनके बीच में। स्टीफेंस लॉ तो लगेगा। हाँ स्टीफन लॉ लगाएंगे, बिल्कुल वही लगाएंगे, बिल्कुल। भाई आप अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है T2 है, सपोज दैट एक T1 है एक T2 है, इसमें लॉजिक समझो। स्पेस स्टेशन का आउटर सरफेस ब्लैक एंड का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है आपको, ब्लैक एंड स्फीयर है, इसका क्या मतलब होगा यार ये, अगर ये पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक वर्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, सर ब्लैक सोर्स एंड जो स्फीयर, हीट रेडिएट करेगा। तो उसको क्या मान लें, अगर पूरा ब्लैक एंड है तो क्या मान एमिसिविटी लें, सर 1 होगी। तो ब्लैक बॉडी ब्लैक मान लें बॉडी। इसको। यस। यस सर। ब्लैक, हाँ, तो ये जो यस। ब्लैक बॉडी है, सुनिएगा, ये ब्लैक बॉडी ये रेडिएट करेगा, और इसके रेडिएट करने का जो लॉ वो होगा, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, मतलब पावर, रेट ऑफ रेडिएशन है dQ/dt, सर सिग्मा 8 टी सिग्मा की पावर 4। इनटू एरिया, और इसका जो भी टेम्परेचर है T1 है उसकी 4th पावर, स्टीफन लॉ के हिसाब से आउटसाइड रेडिएट करेगा। और जो एनवलप है उसके बारे में भी सोचो जरा, एनवलप अगर मान लो T2 टेम्परेचर पे है तो उसके बारे में, और वो भी ब्लैक है, उसमें भी क्वेश्चन पड़ेगा जरा। सर तो वो अब्जॉर्बर बन जाएगा इस हीट का। मतलब जो एनवलप है वो भी अपने आप में एक ब्लैक स्क्रीन है, बन तो जाएगा एब्जॉर्बर, लेकिन ये जो ब्लैक स्क्रीन के एनवलप कह रहे हैं ना, ये इनसाइड भी रेडिएट करेगा और आउटसाइड भी रेडिएट करेगा। और आउटसाइड जो रेडिएट करेगा वो देखोगे सिग्मा ए, और इसका जो भी टेम्परेचर है T2 टू दी पावर 4,
इनसाइड भी रेडिएट करेगा जिसकी वैल्यू लिखी जाएगी सिग्मा ए T2 टू द पावर 4। दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा ज्यादा? No, नहीं सर दिख दिख रहा रहा है है। सर। और दोनों जब ब्लैक स्फीयर्स हैं तो इनके एब्जॉर्प्टिविटी आइडियल मानते हो कि जितना भी रेडिएशन गिरता है वो 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्पेस स्टेशन से जो रेडिएशन निकलेंगी वो इस ब्लैक एनवलप के ऊपर जब गिरेंगी तो ये सारी रेडिएशंस हमारा ये एनवलप एब्जॉर्ब करेगा। ब्लैक का मतलब आइडियल एब्जॉर्बर है वो। तो स्पेस स्टेशन से निकलने वाला रेडिएशन जा करके एनवलप के ऊपर गिरेगा और एनवलप उसको 100% एब्जॉर्ब करेगा। सो टोटल जो एनवलप की अंदर वाली साइड है, मतलब कि इनर साइड, एनवलप की इनर साइड, वो जो रेडिएशन रिसीव कर रही है सिग्मा ए और T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4। क्या ये बात क्लियर आ रही है? यस अंदर सर। वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ, स्पेस स्टेशन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, साथ में अपने टेम्परेचर की वजह से कुछ एमिट भी कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब माइनस एमिटेड, ये इसका अंदर वाले सरफेस का टोटल रेट ऑफ हीट कलेक्शन कह सकते हो कि जिस रेट पर वो अंदर वाली सरफेस हीट कलेक्ट कर रही होगी वो ये है। और जिस रेट पर इसकी बाहर वाली सरफेस हीट को रेडिएट कर रही है वो सिग्मा ए T2 टू दी पावर 4 है। थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पर ये दोनों रेट बराबर आने चाहिए, मतलब कि जो इनर साइड है वो जिस रेट पर हीट एब्जॉर्ब करे, आउटर सरफेस उसी रेट पर हीट को एमिट करे, तो ही थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनेगी। और हम लोगों ने हमसे आपसे हमेशा ये बोला है कि चाहे हीट ट्रांसफर कंडक्शन मोड का देखो, चाहे हीट ट्रांसफर रेडिएशन मोड का देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस और खास तौर पे जब क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तो ये मान लिया जाता है कि जो कंडीशंस हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, मतलब हीट के आने का रेट और हीट के जाने का रेट बराबर मान के चलते हैं। यहाँ पर तो वैसे ही बोल दिया गया है कि टेम्परेचर मेंटेन है, तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ही होंगी। यहाँ पर नाउ निकालिए यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही होगी। फाइव 500, अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। जो 500 टेम्परेचर है वो उसका नहीं है, स्पेस स्टेशन का नहीं है। स्पेस स्टेशन का तो टेम्परेचर निकालने को दिया है इन्होंने। नहीं, किसका? एक मिनट। सर शेल का टेम्परेचर निकालने को दिया है। हाँ, बा नहीं, पहले लाइन पढ़ो। शेल ऑफ द स्पेस स्टेशन इज blackened sphere in which a temperature of 500 Kelvin is maintained due to the operation of appliances of the station. Find the temperature of the shell if the station is enveloped by tin. थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। वो इसका टेम्परेचर निकालने को दे रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पर शेल इसको जब बोल रहे हैं तो ये निकालने को दिया जा रहा है, और ये वाला टेम्परेचर आपका 500 के आसपास है, 500 केल्विन। तो ये हो जाएगा आंसर सीधा सीधा T1 बराबर 500 और 2 टू द पावर 1/4। सर उसमें लिखा है कि पहली लाइन में लिखा है कि द शेल ऑफ स्पेस स्टेशन इज blackened in which a temperature T equals to 500 Kelvin is maintained। तो सर वही एनवलप का ले लेंगे। सर T1 ही तो हुआ सर 500। ये तो वैसे भी कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द शेल इफ द स्टेशन इज एनवेलप्ड। उसमें शेल का ही दिया और बाद में शेल का ही पूछा है कि वो कुछ गड़बड़ हो गया उसमें। भाई मैं खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि पहली लाइन और आखिरी लाइन में कुछ गड़बड़ है। वो चेंज कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन में ये है, मतलब 500 आउटसाइड है और इनसाइड निकालना है।
पॉइंट समझ लो आप, पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक सिर्फ ये है ना, वो तो ठीक है, क्या दिया है क्या पूछा वो बाद में देख लेंगे। लॉजिक ये हो रहा है इसका कि जब आप किसी रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट को, रूल समझना, किसी रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट को जब आप किसी एनवलप में डालते हो, एनवलप का मतलब होता है हॉलो सरफेस, मतलब यहाँ पर बहुत हल्का सा गैप है, नेग्लिजिबल गैप, छोटा सा नेग्लिजिबल गैप। तो जब आप किसी एनवलप के अंदर कोई चीज रखोगे तो लॉजिक ये कहता है कि एनवलप की अंदर वाली साइड और एनवलप के बाहर वाली साइड दोनों ही हीट रेडिएट करेंगे बाय द सेम स्टीफन लॉ। बट अंदर वाली साइड हीट रेडिएट करने के साथ साथ जिसको उसने एनक्लोज किया हुआ है उससे हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, और बाहर वाली साइड सिर्फ हीट रेडिएट करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये लॉजिक पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूं, इमेजिन करें कि हमने एक सोर्स लिया है और उस सोर्स का कुछ पावर कैपिटल P, और इस सोर्स के अराउंड मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्फीयर रखा है, थिन स्फीयर, थिन स्फेरिकल शेल मान लीजिए A, और उसके बाहर एक और थिन स्फेरिकल शेल है मान लीजिए B। ठीक है, इसका टेम्परेचर TB है, इसका टेम्परेचर TA है, और यहाँ अंदर पावर P है। अब यहाँ तो मैंने पावर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज पावर देने की बजाय मैं ये भी कह सकता था कि यहाँ पर टेम्परेचर T है और सरफेस एरिया कैपिटल A है। तो जिसको मैं पावर कह रहा हूँ वो बेसिकली सोर्स ऑफ पावर P कहने का मतलब होता है कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही होंगी उनकी पावर दी जा रही है आपको, जो रेडिएशन अंदर से बाहर आएगी, ये आपको कैपिटल P दे रखा है। अदरवाइज इसको सिग्मा A T⁴ भी लिख सकते हो अगर एरिया और टेम्परेचर दिया जाए तो। अब आप इसमें क्या कंडीशंस बनाएंगे, देखो रूल्स क्या बनाएंगे यहाँ पर। अगर मुझे इक्वेशंस बनानी हो, सपोज दैट सब कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है, तो सबसे अंदर वाले से हीट ए वाले के इनर साइड पर जाएगी और ए वाले का इनर साइड हीट को रेडिएट भी करेगी। तो अगर मैं ए वाले के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी इक्वेशन ए वाले के लिए बनेगी, कैपिटल P से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा माइनस अंदर वाले साइड उसकी जो एमिट करेगी सिग्मा A, और जो भी उसका टेम्परेचर है ⁴। और उसके बाहर वाली सरफेस की बात करें अगर, जो आउटर सरफेस होगी उसकी, तो आउटर सरफेस रेडिएट करेगा, वो लिखा जाएगा सिग्मा A टेम्परेचर 1 TA⁴। लेकिन ये भी तो एनक्लोज है B के अंदर, तो B वाले से इसके पास रेडिएशन आएंगी माइनस सिग्मा A टेम्परेचर ऑफ B⁴। और इनको इक्वल करेंगे, सबसे इनर मोस्ट वाले से रेडिएट कराएंगे अंदर वाली सरफेस, मतलब इन दोनों के रेडिएशन का डिफरेंस, फिर इन दोनों के रेडिएशन का डिफरेंस और बाहर वाले का, ये सब इक्वेट करते चले जाओ आप। क्या कुछ समझ आ रहा है, ये बात नहीं आ रहा है? यस सर। Yes. हाँ? अब यहाँ पर जो एरिया मैंने लिखा है उसमें कौन सा एरिया यूज करें? जैसे ये जो कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A, ये कौन से एरिया रखे? शेल A का एरिया रखा जाए या फिर B वाले का एरिया रखा जाए अगर ये अलग अलग रेडियस के हैं? फॉर एग्जांपल कि हमारा ये R रेडियस का है और मान लेते हैं कि ये वाला 2R रेडियस का है, तो क्या रखेंगे फिर, कौन सा एरिया पुट करोगे आप? सर हम लोग बात तो बीच वाले शेल कर रहे हैं, तो एरिया तो उसका ही रखेंगे। लॉजिक तो समझिएगा। हाँ देखिए, रेडिएट कौन कर रहा है और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है ये समझो पहले आप। हमने जो पहली इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कैपिटल P से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? शेल का इनर साइड जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है,
माइनस शेल का इनर साइड जितनी हीट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया पुट कर रहे हैं वो शेल के अंदर वाले सरफेस का रख रहे हैं, यानी कि 4πr² रख रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि शेल ए की बाहर वाली साइड कितना रेडिएट कर रही है। तो जब रेडिएशन बाहर वाले साइड से है तो ये वाला एरिया चूज करेंगे जहां से रेडिएशन जा रही है, यानी ये एरिया भी हमारा 4πr² है। सेकेंड टर्म क्या है कि ये कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसको एमिट कौन कर रहा होगा? शेल ए की आउटर साइड जिस रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर रही है उस रेडिएशन का सोर्स कौन है, मतलब उसको रिलीज करने वाला ऑब्जेक्ट कौन है? सर शेल बी। आंसर बी। तो यहाँ पर एरिया जो पुट करेंगे वो 4π ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर, बिकॉज वो 2r रेडियस के सोर्स के साथ एमिट हो रही है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करना है। ये क्वेश्चन सिंपल था बट ये थोड़ा उसी का एडवांस वर्जन कह लीजिए, इस तरीके से लिख सकते हो। और इसको आगे जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? मतलब आगे आप इसमें कोई एक टेम्परेचर दिया जाएगा, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे जो भी है। मतलब कोई एक इक्वेशन तो बनी गई है जिसमें जो अननोन नोन होंगे वो देख लिया जाएगा। सर सर अगर ये बी शेल के बाहर भी एक शेल होता सी, तो ए के लिए हम सर उसका कंट्रीब्यूट करते? नहीं, ये कुछ वैसा हो जाएगा मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टाइप की चीज। क्योंकि अगर इसे मान लो बी के बाहर कोई सी है सपोज दैट, तो इसकी जो भी रेडिएशंस आएंगी वो बी की आउटर सरफेस पे ही 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगी ना, बिकॉज हम ये ब्लैक बॉडी मान के चल रहे हैं। तो जो भी रेडिएशन सी से आया वो बी के आउटर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो हो रहा होगा वो बी के इनर वाले सरफेस के रेडिएशंस की वजह से हो रहा होगा। यही क्वेश्चन था। हाँ डाउट ये था ना? यस। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है ना यार कि डाउट है क्या एक्चुअली में। ऑनलाइन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें अंतिम सा, ये 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आज हमने थर्मल रेडिएशंस के क्वेश्चन लिए हैं बिकॉज इसमें दिक्कत आती है ज्यादा। 6th क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा इसको, क्या है। थर्मल रेडिएशन मतलब हीट ट्रांसफर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ लेते हैं और बाकी के टॉपिक छोड़ देते हैं। एक तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है, कैलोरीमेट्री छोड़ दिया, थर्मल एक्सपेंशन छोड़ दिया, तो खाली बस वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ के चले जाते हैं। 6th क्वेश्चन में अ थर्मल पावर ऑफ डेंसिटी K generated inside a uniformly sphere of radius R and thermal conductivity lambda. अटेम्प्ट करना चाहोगे आप या डिस्कस करना चाहोगे? बताओगे सर। मतलब 2 मिनट ट्राई कर। हाँ, मतलब डिस्कशन कर लो या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट सोल्यूशन सुन लो। सर ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है शायद। मुझे नहीं याद है किया है कि नहीं किया है, लेकिन सर इसमें डिफरेंट dq/dt जैसे v/r की तरह लेके करते थे और डिफरेंशियल पोर्शन लेते थे शायद। अच्छा मान लो कराया भी है तो आपको इसका मतलब पूरा याद नहीं है ना अभी। तो मतलब अगर हो जाएगा। आज ही पेपर होता और मान लो इसी समय पेपर होता और यही क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन छूटता है ना फिर तो। नहीं सर अभी ट्राई नहीं किया है। अच्छा करो, ट्राई करो।
टाइम भी देखना है यार देखो। और कोई कुछ अपना सजेशन देना चाहेगा तो दे दो, अदरवाइज बता देंगे सोल्यूशन। यार कोई और डिस्कस करना तो तरीका डिस्कस कर लो। सर आर डिस्टेंस पे डेंसिटी जाके स्मॉल के एक का मतलब क्या है इसमें? किसका? तो डेंसिटी स्मॉल के का सुनो तो लाइन को ध्यान से पढ़ो। थर्मल पावर ऑफ डेंसिटी मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्मल पावर होता है एनर्जी पर सेकंड, और डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड अ स्फीयर। एक्चुअली वर्ड्स का गेम है पूरा यहाँ पर। मतलब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएं उससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन के एक वर्ड को पहले से पकड़ा जाए, समझा जाए। इसमें हीट प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं। पहली लाइन जो है, थर्मल पावर ऑफ डेंसिटी के इज जनरेटेड, हीट को जनरेट किया जा रहा है वो भी यूनिफॉर्मली इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। और मतलब एक तरीके से पूरे स्फीयर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। यहां भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहां भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इधर भी हीट हो रही है। सब जगह पर हीट प्रोडक्शन मतलब सब जगह हीट जनरेट की जा रही है, और वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। मतलब जितनी हीट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर जनरेट हो रही है, उतनी ही हीट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम यहां भी जनरेट हो रही है, यहां भी जनरेट हो रही है, यहाँ सब जगह पर यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस की जा रही है। उसके बावजूद भी मतलब हीट प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर मेंटेन है, स्टेडी स्टेट। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड स्टेडी स्टेट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस करें और उसके बावजूद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो रेडिएशन से एमिट हो जा रहा है। रेडिएशन नहीं हो रहा, बात पढ़िए। अब यहाँ पर भी गलती, थर्मल कंडक्टिविटी दी है, इसका मतलब कंडक्शन वाला मोड चाहिए मेरे को। क्योंकि अगर हम रेडिएशन की बात करेंगे ना यार, तो रेडिएशन तो सिर्फ सरफेस फिनोमेना होता है, रेडिएशन सरफेस से होता है। तो अंदर के पॉइंट्स का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे? क्योंकि हीट तो आप अंदर हर एक पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे। सो ये हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन का क्वेश्चन हुआ, इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी दी भी जा रही है, लॉजिकल बात है। और सरफेस का टेम्परेचर T0 दे रखा है। तो क्या करना चाहिए? देखो, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल लेयर मानते हैं। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे स्फेरिकल लेयर जिसका टेम्परेचर हम T डिफाइन कर रहे हैं, और उससे फर्दर कुछ और आगे जाने पर मतलब कि dr डिस्टेंस आगे जाने पर हम ये मानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो T माइनस dt, ये T प्लस dt, सॉरी, बिकॉज कैलकुलस का कन्वेंशन माइनस मानने के लिए अलाउ नहीं करता कि r डिस्टेंस पे अगर T है तो dr आगे जाने पर T प्लस dt माने, T प्लस dt। लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो हीट कंडक्शन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से स्मॉल r से और r प्लस dr के बीच क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखोगे आप? कंडक्शन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर एमिसिविटी E into अरे सिग्मा। भैया मेरे रेडिएशन नहीं है, कंडक्शन है ये। कंडक्शन में फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर पाते हैं, वो होता है माइनस कंडक्टिविटी K इनटू एरिया अपॉन भैया dt by dr। dt by dr बताया? यस सर। हाँ, आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और एक्चुअली K मतलब कंडक्टिविटी, उसको इन्होंने लैम्डा दिया हुआ है। और एरिया तो जब r डिस्टेंस पे होंगे तो एरिया, जिस एरिया के अक्रॉस हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया के अक्रॉस हो रहा है, तो माइनस लैम्डा इंटू 4 पाई r स्क्वायर dt बाई dr। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं इस मामले में? माइनस इसलिए लगाते हो कि हीट ट्रांसफर होने के डायरेक्शन में टेम्परेचर की वैल्यू कम होनी चाहिए, बिकॉज जिस साइड हीट ट्रांसफर हो रही है उधर टेम्परेचर डाउन होगा, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही होगी। तो अगर हीट ट्रांसफर रेडियली आउटवर्ड है तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि dt बाई dr एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए एक माइनस हम और एडवांस में लगा देते हैं यहाँ पर। जब हम लोगों ने
क्लास 11th में अगर हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा ना, तो आपको पहला लॉ ही मैंने ये बताया होगा, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, और इसी फॉर्म में बताया होगा, माइनस के ए Yes, sir. dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम दिया होगा एनीवेयर। और स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस की गई है, टोटल कितनी हीट हम लोगों ने इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर प्रोड्यूस की है, बिकॉज हीट का प्रोडक्शन पूरे वॉल्यूम में है और उसकी डेंसिटी दी हुई है के, स्मॉल के, यानी कि स्मॉल के इज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनसाइड स्मॉल आर कितना होगा, वॉल्यूम इनसाइड दिस स्मॉल आर स्फीयर, वो हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जनरेट हुई है। स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर इतनी हीट जनरेट हुई और वो जनरेटेड हीट आर से आर प्लस डी आर के बीच में कंडक्ट हो गई। क्या अभी पॉइंट क्लियर हुआ क्वेश्चन, या अभी भी कुछ लोचा लग रहा है आपको? हो गया सर। समझ पाए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जितने भी पोर्शन में आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो वो उसके आगे कंडक्ट हो जाती है। एक बड़े पोर्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसके आगे कंडक्ट हो जाएगी। यानी ये चीज और हीट के कंडक्ट होने का रेट माइनस लैम्डा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर, इनको बराबर करना है। बहुत आराम। देखिए देख सोल्यूशन कहने को एक लाइन के होते हैं, जब आप एडवांस के सोल्यूशन देखते हो ना तो आपको 1 या 2 लाइन में सोल्यूशन मिल जाते हैं, फिर आप कहते हो यार कि क्वेश्चन तो बड़ा छोटा था। सर एक लेकिन आप लाइन का कह तो रहे थे सर कि हर जगह थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो रही है सर, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ने यही मान के बेसिकली नहीं कर रहे कि सेंटर से ही हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो रही है यूनिफॉर्मली। नहीं, ये नहीं मान रहे, सही नहीं मान रहे, कहीं नहीं मान रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो रेडियली बाहर चलती जा रही है, हम ये मान के चल रहे हैं। सर तो इसका सेंटर फिर कहीं भी हो सकता था, हम लोग ने सेंटर से ही क्यों शुरू किया? सेंटर से कहाँ शुरू किया यार, किस चीज में? सर जैसे जो हम लोग ने अभी जो स्मॉल आर का स्फीयर माना है सर, इनसाइड जहाँ पे हीट वो तो प्रोड्यूस। इसलिए माना है, वो तो इसलिए माना है क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो जो भी फिनोमेना होंगे वो सिमेट्रिकल फिनोमेना हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ओके ओके सर। इसलिए माना है। सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर लाइए, क्या जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी है और ये जो इक्वेशन मैथमेटिक्स में लिखी है, क्या लैंग्वेज और ये इक्वेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखो आप। जो लैंग्वेज है और ये जो इक्वेशन है, क्या ये बिल्कुल मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर आंसर क्या है? आंसर तो हमने लिखे हुए नहीं है कहीं, वैसे फिर भी आप बताओ, देखते हैं क्या है। सर टी नॉट प्लस के बाई 6 लैम्डा ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से क्या होना है, 4 पाई एंड 4 पाई जो है वो तो गए, और एक नॉर्मल टेम्परेचर और रेडियस के बीच का आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ जाएगा, स्मॉल आर कट जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो टी बराबर कुछ ऐसा आ जाएगा, टेम्परेचर टी बराबर माइनस के बाय 6 लैम्डा स्मॉल आर स्क्वायर एंड प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस कांस्टेंट, बट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि सरफेस पर टेम्परेचर टी नॉट दिया जा रहा है, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर टेम्परेचर की वैल्यू टी नॉट आनी चाहिए, इससे ये कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा, टेम्परेचर बराबर वो क्या बोल रहे थे आप यार, के अपॉन 6 लैम्डा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड प्लस टी नॉट। हाँ ये सही है फाइनल आंसर।
सूरज एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है खाली इन क्वेश्चंस में। और किसी को दिक्कत है इसमें, इसके अलावा में? नहीं, हाँ ना, कुछ बोल दो यार, तो टाइम चला जाएगा इस क्वेश्चन। नहीं चलें फिर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलिए देखिए, ओके 8th क्वेश्चन, क्विकली मूव करो यार। 8th क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन 8 के ऊपर। Highly conducting solid sphere of radius capital R, density rho, और specific heat small s, evacuated मतलब आउटसाइड वैक्यूम में रख दें अगर उसको, और उसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग यूनिफॉर्म कैपिटल आई। एक्चुअली वो एक वर्ड मिस हो गया वहां पर, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। सेकंड लाइन में, अ पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कैपिटल आई इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं मान लीजिए, और उसकी इंटेंसिटी उन्होंने कहा है कि कैपिटल आई। स्फीयर को परफेक्टली ब्लैक, अब देखो ना क्वेश्चन पढ़ते समझ में आता है, ब्लैक लिख रहा है, तो ब्लैक लिखने का मतलब कंडक्शन देखना है कि रेडिएशन देखना है भाई? रेडिएशन। ओके हाँ तो बिल्कुल, कंडक्शन में ब्लैक और पर्पल का क्या मतलब है भाई कोई? और टेम्परेचर यहाँ टी नॉट था स्टार्टिंग में, टेम्परेचर टी नॉट एट सम टाइम टी इक्वल टू 0, बाद में कितना टेम्परेचर होगा ये जानना चाहते हैं कि अगर अभी टी नॉट है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा यहाँ टेम्परेचर। और टेम्परेचर जानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या बनेगी जिसके थ्रू टेम्परेचर निकलेगा। सर इंटेंसिटी से इसकी वो गिरने वाली पावर निकाल सकते हैं सर? क्या सर इंटेंसिटी से हम लोग इसके इस पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर गिरने वाली पावर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। और सर उसके बाद हीट ट्रांसफर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नेट पावर लॉस ms dt by delta t by dt। हाँ आप सही। तो ये बताइए जो रेडिएशन इसके ऊपर आ रही है वो उससे कितना एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज वो रेडिएशन और ब्लैक है, ये ध्यान रखना, ब्लैक का मतलब आइडियल एब्जॉर्बर, तो जितना भी रेडिएशन डालोगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बताएं एब्जॉर्ब कितना हुआ इसमें? I pi r square minus sigma 4 pi r square t की पावर 4। राइट, यार बाकी लोग को समझ में कि जो एब्जॉर्ब होगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो रेडिएशन स्फीयर पे आएगी उसकी पावर कितनी होगी, तो ये याद करिएगा, इंटेंसिटी किसी पैरेलल बीम की, जैसे रिकॉल करते हैं यार, इंटेंसिटी ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज बेसिकली द पावर ऑफ अ बीम एंड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। इस बीम का क्रॉस सेक्शन कितने रेडियस का बन रहा होगा, क्या एरिया बन रहा होगा बीम के क्रॉस सेक्शन की। और अगर और पैरेलल बीम का क्रॉस सेक्शन एक सिलिंड्रिकल होता है, मतलब सिलिंड्रिकल बीम होती है ये, तो क्रॉस सेक्शन अगर निकालेंगे तो इसकी क्रॉस सेक्शन बेसिकली ये होगी जो पाई आर स्क्वायर, हाँ ये वाला एरिया, ये बीम का क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, इसका ध्यान है ना। जिनको क्लैरिटी नहीं है वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी में 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनको इतना पता है कि इंटेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करना होता है, बट कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करना होता है ये नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं कि इंटेंसिटी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है।
एरिया ऑफ पैरेलल बीम, यानी कि जो ये प्रोजेक्टेड एरिया एक तरीके से कह दीजिए, प्रोजेक्टेड एरिया। तो कैपिटल आई मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, ये पावर है, मतलब एनर्जी पर सेकंड जो स्फीयर ने एब्जॉर्ब की है, और रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी इसमें से जाएगी माइनस, भाई आने वाली एनर्जी पॉजिटिव और जाने वाली एनर्जी माइनस, सिग्मा इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द पावर 4, कैपिटल टी इसका बाद वाला टेम्परेचर मानेंगे, और इनकमिंग एनर्जी माइनस आउटगोइंग एनर्जी, मतलब कि जो नेट एनर्जी है वो कैलोरीमेट्री के हिसाब से मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या ठीक है यहाँ तक इक्वेशन यार? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें समझने में? पहला टर्म स्फीयर ने जो एब्जॉर्ब किया है वो है, दूसरा टर्म उसने जो रेडिएट किया है वो है। रेडिएशन में सरफेस एरिया लिया जाएगा, और ये आपका कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट लगा रहे हो, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। सेकंड पार्ट पूछा है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व हम भी नहीं कर सकते यार। टेम्परेचर की 4th पावर में डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कौन करेगा इसको? आगे वाला बताए, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है इसका, कैलकुलेट द मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा भाई, राइट साइड 0 कर देंगे। यस सर। हाँ, वो कर देंगे सीधा मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब dt बाय कैपिटल dt बाय स्मॉल dt 0 हो गया, मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी लगा करके। तो इससे डायरेक्टली ये आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और T मैक्स टू दी पावर 4। क्वेश्चन 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या करेंगे यार। तो जिसमें अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपने 11 पर नोट्स देखें, पढ़ा सब कुछ है, बस ये होता है कभी कभी याद नहीं आता है 5th क्वेश्चन। सर करंट के फ्लो करने से सर हीट जनरेट हो जाएगी, और वो जो हीट जनरेट होगी सर वो प्लास्टिक जो नीचे वाले उस पे कांटेक्ट में सर, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक से उधर जाती जाएगी, तो सर ये हो जाएगा। मतलब इसमें जो करंट पास कराएंगे सही आंसर है, और इसमें रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर करंट आई, तो करंट का हीटिंग इफेक्ट मतलब आई स्क्वायर आर, जिस रेट से हीट मतलब इलेक्ट्रिकली जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होगी पर सेकंड। और फिर स्टेडी स्टेट की बात की है तो ये हीट कहाँ जानी चाहिए? तो जो हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अंदर वायर की वजह से, नेचुरल सी बात है वो
जो प्लास्टिक है उसके थ्रू कंडक्ट होना चाहिए। तो हीट कंडक्शन इन अ सिलेंडर, अब इसका या तो फॉर्मूला याद हो, क्या लगाते हैं फॉर्मूला यार? हीट ट्रांसफर ऑफ अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल वायर। याद है किसी को फॉर्मूला? इसमें क्या होता है एक्चुअली? फॉर्मूला ये था टेम्परेचर डिफरेंस, याद करिएगा। इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर डिफरेंस, अगर अंदर का टेम्परेचर T1 और बाहर का टेम्परेचर T2 हो तो इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। सर I square R delta D upon pi lambda LD। बच्चा एक बार फिर से देखो ना, ये सिलेंडर में जब रेडियल फ्लो ऑफ हीट होती है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ अलग होता है यार। जैसे तो उसमें लॉग का फंक्शन आता है। अब फंक्शन तो लॉग का आता है, हाँ। क्या आता है सर? D प्लस डेल्टा D अपॉन D आता है ब्लॉक के अंदर। पूरा याद है ना आपको? सर देखो 2 अच्छा रियलाइज करो, देखो हो क्या रहा है। अब आप समझ लो कि हम लोग के नंबर्स क्यों नहीं आ रहे एग्जाम्स में। हमें चीजें याद हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन परफेक्शन से नहीं याद आ रहा है। मतलब जिस समय याद आना चाहिए उस समय नहीं याद आ रहा है। मतलब मेमोरी में है कहीं ना कहीं कि यार ऐसा ऐसा कुछ था, कुछ था। सर सिग्मा अपॉन पाई H ln चलिए मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, मतलब वैसे तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के केस में ना, मैंने तो अपना तरीका बता रहा हूँ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ln ऑफ, और ऊपर लेंथ आती है। कैपेसिटेंस के केस में ये फॉर्मूला आता है भाई। और मैंने इसलिए भी इस तरीके से याद किया है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस सब एक साथ मुझे याद रहे। साथ में हम लोगों ने एक टॉपिक और किया हुआ है, लीकेज ऑफ कैपेसिटर। लीकेज ऑफ कैपेसिटर में ये बताया था मैंने कि जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट आती है वो हमेशा ही रो एप्सिलॉन के बराबर आती है। यस पता नहीं अब तुम लोग ये याद है कि नहीं याद है। तो इससे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला जा सकता है रो एप्सिलॉन के डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन के इनटू एल डिवाइडेड बाय ln R2 बाई R1। ये मैं तुमको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप देखो कैसे याद किया जाता है, कई सारे फॉर्मूले एक साथ काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी, एप्सिलॉन और के चले जाते हैं, रेजिस्टिविटी इनटू नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाय R1 एंड होल डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा 2 पाई L। और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस भी आती है, सेम होते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टेंस आर एनालॉग। अपने अपने तरीके हैं याद करने के, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, बट मेरे को ये थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट, तीन चीजें मेरे को एक साथ याद होती है। तो जो ये थर्मल रेजिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे बस रेजिस्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो हम इसको 1 अपॉन कंडक्टिविटी कर देंगे 1 बाई लैम्डा इंटू नेचुरल लॉग फाइनल रेडियस इज d प्लस डेल्टा d अपॉन इनसाइड रेडियस d एंड होल डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल l, और ये उधर I स्क्वायर R के बराबर कर देंगे। तो इतना ही काम करना था, मतलब ये एक तरीके से वो हम मेंस में भी आ जाए, कोई इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट क्या होता है ना, वो कहते हैं आउट ऑफ फोकस, तो ये फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं रहते जनरली, क्योंकि शायद 100 में से कभी एक आध बार सिलेंडर का क्वेश्चन आया हो। इसमें हीट का फ्लो रेडियल है भाई साहब, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है जी। ये अब देखो कैसे याद रखना है, अब हो सकता है तुम्हारे अलग तरीके हो भाई। तो
अच्छा, इनसे होता, देखो डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि स्पीड बिल्डिंग करने के लिए याद करिए इन सबको, और अब तो याद रहेगा, क्वेश्चन कर लिया है ना तो याद रहेगा, और चीजें क्वेश्चन करके ही याद होती है, याद करके नहीं होती है। क्वेश्चन करोगे फंसोगे तो अपने यहाँ पे। फोर्थ और थर्ड 2 क्वेश्चन रह गए यार। तो थर्ड वाला वर्बली देखो, आप पहले थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। टाइम दे रहे हैं, एक बार रीड करो इसको भी, क्वेश्चन 3 को रीड करिए जल्दी से, और फिर देखिए क्या करते हैं इसमें, कैसे होगा ये। भाई सिर्फ 5 मिनट रह गए। देखिए जी, एक आयरन रॉड मान लेते हैं, और मतलब मानना क्या है, क्वेश्चन में दिया है, हम अपनी तरफ से नहीं मान रहे। और ग्लास ट्यूब नियरली फिल्ड विथ मर्करी इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ आयरन पेंडुलम रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आयरन रॉड और उसके नीचे कोई ग्लास की ट्यूब है, ग्लास और मर्करी से भरा हुआ है इसको। चलिएगा, ये मान लेते हैं कि जो आयरन रॉड है उसकी लेंथ Li है, मतलब लेंथ ऑफ आयरन, और ये Lg मतलब लेंथ ऑफ ग्लास। बाकी तो स्पेसिफिकेशन में लेंथ, ग्लास वाली लेंथ निकालनी है, आयरन की लेंथ दी गई है, डेंसिटी दे रखी है, कंडीशंस ये लगाई हुई है। एक चीज और मिसिंग है इसमें मेरे ख्याल से, इसका न्यूमेरिकल आंसर लाने के लिए ना आपको वो बता दें यार, 3 इंफॉर्मेशन और चाहिए इसके न्यूमेरिकल आंसर को लाने के लिए, 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो आप नोट करें जरा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा आयरन का, अल्फा मरकरी का, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। एक में चेक करने दो मुझे। ठीक है, ये तीनों गिवन है आपको यार, है ना, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अभी मेरे पास है नहीं, कुछ मिसप्लेस हो गया है, मतलब ये तीनों दिया हुआ है। प्रॉब्लम थर्मल एक्सपेंशन पे है। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़े या कम हो जाए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑब्वियस टाइप का एजम्पशन ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना एरिया आयरन रॉड का है उतना ही एरिया ग्लास की ट्यूब का है, दोनों का एरिया बराबर मान रहे हैं। लेंथ में डिफरेंस है बट एरिया वाइज हम उनको सेम रख सकते हैं।
अगर हम पॉइंट ऑफ सपोर्ट को ओरिजिन मानते हैं, मतलब y बराबर 0 मानते हैं, तो बता सकते हैं कि इसके नीचे सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। मतलब y कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास का निकालने को दिया जाए तो निकाला जा सकता है। सेंटर ऑफ मास की y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लगाएंगे, मान लिया आयरन का मास m1 है और मरकरी वाले का मास m2 है, तो m1 उसका सेंटर ऑफ मास L आयरन बाय 2 पर होगा प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 विल बी, यहां से सपोर्ट से देखेंगे तो ये L आयरन प्लस मतलब ये लेंथ और प्लस हाफ ऑफ दिस लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। बोलो यहां तक ठीक है? अगर सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मासेस को क्या लिख सकते हो अगर हम एरिया बराबर माने, क्योंकि डेंसिटी यूज कर रहे हैं मेरे को, तो मासेस को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। तो वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, एरिया कैंसिल हो जाएगा और लेंथ का मतलब यहाँ पर भी एरिया इंटू लेंथ आएगा, यहाँ भी एरिया इंटू लेंथ आएगा, यहाँ पर भी एरिया इंटू लेंथ आएगा, यहाँ भी एरिया इंटू लेंथ, साथ में डेंसिटी भी आएगी, बट एरिया का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप अगर डायरेक्टली करना चाहें, देखो यहां पर क्या डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू Li स्क्वायर और यहां डेंसिटी ऑफ दैट मर्करी इंटू, यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा, यहां जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ Lg मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अरे जो मास कैलकुलेट करोगे ना, तो मास तो सिर्फ इतनी लेंथ में होगा। ओके करें, बाकी लोग भी अगर ओके करें तो आगे बताएं क्या करना है इसमें, अगर यहाँ तक का एक्सप्रेशन पॉइंट क्लियर हो। यस सर। ठीक है, अब क्या, चलिए अब क्या करना है आपको यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर घटे बढ़े कुछ भी करे आपका वो चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे नहीं चेंज होगा अभी। एक्सप्रेशन में डाल देंगे और जहाँ पर भी टेम्परेचर का टर्म आएगा उस कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे और फिर कंडीशन से डाल। ठीक है, ठीक। अब देखिए आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है कि इसमें टेम्परेचर का फैक्टर यूज कर लें और उसके बाद उसको हम 0 कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन और भी है मेरे पास कि जब y सेंटर ऑफ मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 0 कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, डेरिवेटिव 0 किया जा सकता है इसका बस। और ये हम इसलिए करेंगे ना क्योंकि हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में ये पढ़ते हैं कि जो चेंज ऑफ लेंथ इन द डिफरेंशिएशन फॉर्म इज ओरिजिनल लेंथ L into coefficient of linear expansion into change of temperature। अब एक बात इसमें बस एक पॉइंट है जहां पर फंस जाएगा मामला, फंस सकता है, वो देखो क्या है। मान लेते हैं यार कि ये लेंथ मेरा Li था और ये लेंथ मेरा L ग्लास था जिसके अंदर मरकरी भरी हुई है, और ये सब कुछ मेरा किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयरन की लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ आयरन बढ़ेगा। नई लेंथ कितनी हो जाएगी आयरन, अगर थर्मल एक्सपेंशन फिनोमेना लेते हैं तो न्यू लेंथ इट इज Li 1 प्लस अल्फा ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ग्लास भी एक्सपैंड करेगा और उसके अंदर जो मरकरी भरी गई है वो भी एक्सपैंड करेगी। थर्मल एक्सपेंशन ग्लास में भी होना है और थर्मल एक्सपेंशन उसके अंदर का जो मरकरी भरा जा रहा है उसमें भी होना है। तो इसके बाद जो मरकरी की हाइट होगी वो कितनी होगी, आप बता सकते हो कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितनी होगी? मरकरी कॉलम की हाइट, ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है और कुछ नहीं, बाकी सब आसान है इसमें। सर जितना ग्लास एक्सपैंड करेगा उसकी हाइट माइनस जितना वो करेगा। तो इसका लॉजिक तो होना चाहिए ना मेरे पास है पूरा। हाँ वो सही है। अब सुनिएगा, इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ग्लास है और उसमें हमने अपना एक लिक्विड भरा, तो जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ग्लास का बेस एरिया भी तो एक्सपेंड करेगा। बेस एरिया ऑफ ग्लास, अगर इसका बेस एरिया ए नॉट था तो वो एक्सपेंड करके हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन 2 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी। मतलब ग्लास का जो बेस होगा वो बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर कितनी मरकरी होगी? अब इसके अंदर मरकरी का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ध्यान देना, वो था बेस एरिया इंटू जो लेंथ थी यहाँ पर, अगर इसको LG डिनोट करते हो। क्या ये सही है? यहाँ तक एक एक स्टेप बताते जाना, ओके करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ मरकरी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास ट्यूब, क्योंकि मरकरी पूरा पूरा भरा दिया है। क्वेश्चन में लिखा है नियरली फिल्ड, मतलब जितना वॉल्यूम ग्लास का था उतना ही वॉल्यूम मरकरी का था। अब ये वॉल्यूम जो मरकरी का है ये एक्सपैंड करके कितना हो चुका होगा? V डैश मरकरी लिक्विड का एक्सपेंशन, तो इसका पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ मरकरी इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात सही है? मरकरी का नया वॉल्यूम जो आएगा, यहाँ तक पॉइंट Yes, क्लियर हो sir. रहा है? बोलो बोलो। और Yes. इतना वॉल्यूम मरकरी का जिस कंटेनर में भरा गया है उस कंटेनर का बेस एरिया भी आता है मुझे। मरकरी का नया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंटेनर का नया एरिया, लिक्विड का न्यू वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद डिवाइडेड बाय कंटेनर का न्यू एरिया एक्सपेंशन के बाद, यही तो हाइट ऑफ मरकरी होगी, नई हाइट मरकरी कॉलम की। ए नॉट LG 1 प्लस, अब इसमें गामा वामा अपने आप देख लेंगे यार, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया इसलिए। इस स्टेप को देख के बताइए क्या सही है कि नहीं। सर ए नॉट नहीं आएगा ऊपर। अच्छा, फाइनल आंसर में ए नॉट नहीं आएगा, बाकी ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, मैं बता दूं। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब मरकरी की नई लेंथ आ गई। न्यू लेंथ ऑफ मरकरी इज L न्यू इज प्रीवियस वाला LG 1 प्लस 3 अल्फा अब इन क्वेश्चंस में मजा तो नहीं आती है, मैं साफ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि पढ़ना तो पड़ेगा ये भी आपको। अगर आप 100% का टारगेट लेके चल रहे हो, रैंक 1 का टारगेट लेके चल रहे हो या टॉप 100 का लेके चल रहे हो, तो हम सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। जितना कमांड हमारा मैकेनिक्स में है हमको उतना ही कमांड थर्मल एक्सपेंशन में लाना पड़ेगा, यह बाकी चैप्टर्स में। तो अब सिंपल वे में वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये लेंथ बदल गई, ये लेंथ बदल गई, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम हाइट पर है। एक्सपेंशन में मास तो बदलेगा नहीं, तो ये मास अगर M1 था तो यहाँ भी M1, ये मास अगर M2 था तो यहाँ पर भी M2। क्या इसके आगे ये कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला यूज कर लें, अगर M1 Li/2 प्लस M2 Li प्लस LG by 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, मतलब M1 प्लस M2 by 2 अपॉन M1 प्लस M2, और दोनों को इक्वेट कर दे।
मतलब m1 li by 2 प्लस m2 li प्लस lg by 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो वो अपॉन m1 प्लस m2 को रहने देते, इक्वल टू बाद में m1 by 2 आयरन की नई लेंथ यूज कर लीजिए, li 1 प्लस 2 अल्फा आयरन डेल्टा टी प्लस m2 आयरन की नई लेंथ li 1 प्लस 2 अल्फा आयरन डेल्टा टी प्लस 1/2 और मरकरी की नई लेंथ जो कि उसकी पुरानी वाली लेंथ Lg 1 प्लस 3 अल्फा Hg भाई लोग कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? आ रहा है सर, बस वो एल में सर आपने 2 नहीं होना चाहिए था सर, 1 ही रहेगा कहाँ पे भाई? सर। इज इक्वल टू की राइट साइड सर, m1 li 1 प्लस अल्फा आई डेल्टा टी। सही है, क्यों नहीं आएगा? अब इसमें m1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और m2 वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, तो m1 बाई m2 का टर्म आ जाएगा आपके पास, और m1 बाई m2 को हम लिख सकते हैं फिर से कुछ, चलो बच्चा बाकी अगली क्लास में करेंगे, 6 बजे से क्लास हुई है तीसरी, ठीक है? जो नहीं समझ आया वो तो अगली बार बता दीजिएगा, या मैसेज कर दीजिएगा, फिर से बता दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू।